Hello students, in this lecture we are going to discuss emulsions in great detail, right? And yeah, as it is the last lecture of chapter surface chemistry, these are liquid colloidal solutions, colloidal systems. What emulsions? Emulsions are liquid colloidal systems. The dispersion of finely divided droplets in another liquid. If a mixture of two immiscible liquid, only for two immiscible liquid it can be formed. If a mixture of two immiscible liquids, partially immiscible liquids is shaken, उसको आप shake कर दें, a coarse dispersion of one liquid in the other is obtained, which is called emulsion. यानी emulsion क्या है? जब आपने दो लिक्विड्स लिए जो आपस में मिक्सिबल नहीं है, इमिक्सिबल है, उनको आपने शेक कर दिया तो इमल्सन विल बी फॉर्म्ड, राइट? जैसे आप वाटर थोड़ा सा लीजिए और ऑयल लीजिए, एक छोटी सी बॉटल में 50% वाटर 50% ऑयल और दोनों को शेक कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इमल्शन होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन. ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, जिसको हम OW टाइप पढ़ते हैं, या फिर वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल यानी WO टाइप पढ़ते हैं. वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल का मतलब वाटर कम अमाउंट में है, ऑयल ज्यादा है, और ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर का मतलब ऑयल कम है और वाटर ज्यादा है. ठीक है. इन फर्स्ट सिस्टम वाटर एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम. OW टाइप का मतलब हुआ वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम. एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्शन आर मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम. ठीक है. इस टाइप के सिस्टम में जो एग्जांपल है वो है मिल्क, वैनिशिंग क्रीम एटसेट्रा. In milk, liquid fat is dispersed in water. मिल्क में क्या होता है, जैसे मिल्क आपका है, उसमें फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वाटर में ही तो डिस्पर्स होते हैं, राइट? इन द सेकेंड सिस्टम ऑयल एक्ट एज द डिस्पर्जन मीडियम. ये जो WO टाइप है उसमें ऑयल डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप आर बटर, क्रीम एटसेट्रा, राइट? बात समझ आ रही है? मतलब ज्यादा अमाउंट में फैट है, उसमें थोड़ा बहुत वाटर डिस्पर्स्ड है. प्लीज ध्यान रखिएगा एग्जांपल के साथ. और काफी इंपॉर्टेंट के होने के साथ साथ ये चीजें काफी एप्लीकेशन बेस्ड है, राइट? आप डे टू डे लाइफ में इसको खूब ऑब्जर्व कर सकते हैं. इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल. आमतौर पर आप समझें, ऑयल का इमल्शन वाटर में अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप एग्रीगेशन करने लगते हैं. Sometimes they separate into two layers on standing. अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो आपस में दो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाएंगे. आपको क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ तक ऑयल है और यहाँ से वाटर है. For stabilization of an emulsion, a third component is called emulsifying agent is usually added. ठीक है बेटा. emulsifying agent वो होता है जो emulsion को stabilize करता है, राइट? मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑयल इन वाटर यानी OW टाइप के, O/W टाइप के कोलाइडल इमल्शंस हैं, वो अनस्टेबल है और उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है. द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स एन इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम. और इससे क्या होता है कि उनमें दोबारा से रीएग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स मुश्किल हो जाता है. The principal emulsifying agent for oil to water type are protein, gum, natural and synthetic soaps, etc. आप प्रोटीन यूज कर सकते हैं, कोई भी गम ले सकते हैं, या फिर नेचुरल या सिंथेटिक सोप ले सकते हैं. And for water to oil, heavy metal salts of fatty acids. Heavy metal के salts वो भी किसके? फैटी एसिड के, राइट? वो भी एक तरीके के सोप होते हैं. जैसे सोप क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. ठीक है. तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होने के बजाय हैवी मेटल जैसे लेड, आर्सेनिक, है ना, इनके सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के. लॉन्ग चेन अल्कोहल हो सकते हैं, या फिर लैंप ब्लैक हो सकता है. लैंप ब्लैक जो चारकोल होता है, कोक होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्बन का मेन उसमें कंटेंट है. ओके. लैंप ब्लैक कोयला टाइप. ठीक है. डोंट से इट कूल, इट इज लैंप ब्लैक. कार्बन का परसेंटेज काफी हाई होता है उसमें. आगे बात करें तो emulsification can be diluted. Emulsions can be diluted by any amount of dispersion medium.
आप कितना भी डिस्पर्जन मीडियम ऐड करते रहिए वो इमल्शन रहेगा और उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डिस्पर्स्ड लिक्विड व्हेन मिक्स्ड, जो डिस्पर्स्ड फेज है हमारा, उसको जब हम मिक्स करते हैं तो उसकी लिमिट है, दैट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। द ड्रॉपलेट्स इन इमल्शंस आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज्ड, जो इमल्शन की ड्रॉपलेट्स होती हैं स्मॉल, वो ज्यादातर केसेस में नेगेटिवली चार्ज होती हैं एंड can be precipitated only by addition of electrolytes. They also show Brownian motion, वो Brownian motion करते हैं, Tyndall effect करते हैं, सारी properties जो colloids करते हैं। Emulsions can be broken into constituent liquids by heating, आप उनको heat करके अलग कर सकते हैं या freezing करके अलग कर सकते हैं, or simply by centrifugation, right? The process through which the components of the blood are separated. Okay. Now, when emulsion is done, let me move forward to the colloids around us. This is the last topic in this chapter which we are going to discuss. Okay, colloids around us. Here we will see the applications of the colloids. Okay, पहले हम अपने आसपास क्या colloids है वो देखेंगे और फिर इनका application देखेंगे. So let me begin with the colloids around us. Most of the substances, देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस फेस करने हैं। इसलिए प्लीज एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझिए और बिना ब्रेन में जाए उसको कॉपी पे मत जाने दीजिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, और एक बात और समझे कि हमारे पास दो बेलीज होते हैं, एक स्टमक और एक हमारा ब्रेन, राइट। अवध ओझा सर का ये फिलॉसफी है। और जैसे हम स्टमक में खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमें डाइजेशन के लिए लगता है, एक बार हमने फुल कर लिया बेली को और 4 से 5 घंटे हमें रिलैक्स देना पड़ता है, गैप देना पड़ता है दूसरी मील के बीच में। उसी तरह से स्टडीज का फंडा है, एक बार आपने चीजें इनकलकेट कर ली फिर आप उसको डाइजेस्ट करिए धीरे 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 धीरे। मुझे ये एक्चुअल में थ्योरी बहुत अच्छी लगी लर्निंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ सजेस्ट डिस्कस करूं इस पे, ठीक है। तो प्लीज इसको आप अप्लाई करें और फिर मुझे फीडबैक भी आप दे सकते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है आपके लिए। एक साथ लॉन्ग आवर्स मत पढ़िए। लास्ट टाइम मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स मेरे थे जो 8 to 10 आवर्स की सिटिंग दे रहे थे। नो यूज ऑफ सच लॉन्ग सिटिंग्स, ठीक है। आप छोटी छोटी 2-2 ढाई घंटे की सिटिंग दें और उसके बाद 2 घंटे नहीं पॉसिबल हो पाता, 1.5 घंटे की सिटिंग दें, है ना, और आधे घंटे का रिलैक्स करके फिर अगली सिटिंग लें। ऐसा ना हो कि आधे घंटे की सिटिंग ली और 1.5 घंटे रिलैक्स कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर कोलाइड्स। ज्यादातर सब्सटेंसेस जो हम आसपास देखते हैं वो कोलाइड्स हैं। द मेटल्स वी ईट, सॉरी द मील्स वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, द क्लॉथ्स वी वियर, अच्छा, द वुडन फर्नीचर वी यूज, लकड़ी का जो फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं, द हाउसेस वी लिव इन, द न्यूज़पेपर वी रीड आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ कोलाइड। इनमें ज्यादातर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, कोलाइड है बेटा। फॉलोइंग आर द इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ द colloids. Now let's discuss them one by one. First is blue color of sky. Why do we have blue color of sky? So the dust particle along with the water suspended in the air scatter. जो dust particle और water vapors atmosphere में present है बेटा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन एक तरीके का बना हुआ है और वो आने वाली सन की रेज को स्कैटर करते रहते हैं। एंड मैंने आपको पहले बताया था रेलिक का फॉर्मूला, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा, राइट। यानी वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यहाँ पर आप देखें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ बहुत कम है और इनकी ही स्कैटरिंग होती है। इस वजह से हमें स्काई एक्चुअल में वो ट्रू ब्लू नहीं दिखता है, इन्हीं कलर्स का मिक्सचर दिखता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, अब समझिए स्काई का कलर ब्लू क्यों है, बिकॉज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि वो उस तरीके के लाइट का स्कैटरिंग कर रहे हैं मैक्सिमम। The dust particles along with the water suspended in the air scatter blue light which reaches our eyes and sky looks blue to us. Fog, mist and rain के केस में आप समझिए, when a large mass of air containing dust particle is cooled below its dew point,
The moisture forms, the air condenses on the surfaces of these particles, forming the fine droplets, and these droplets being colloidal in nature continue to float in air, है ना? तभी तो कोहरा इतना ज्यादा fog stable हो जाता है in air in the form of mist or fog. Clouds are aerosols, है ना? जितने भी clouds हैं वो क्या हैं? Aerosols हैं, having small droplets of water suspended in air. On account of condensation in the upper atmosphere, the colloidal droplets of water grow bigger. क्यों? Condensation हो रहा है, और जब वो heavy हो जाती हैं, then they come down in the form of rain. Sometimes the rainfall occurs when two oppositively charged clouds meet. Right? तभी फिर आप lightning और thunder जैसे cases देखते हैं. It is possible to cause artificial rain by throwing electrified sand. आर्टिफिशियल रेन पे ये आज मेरी तरफ से आपको एक्टिविटी है. सभी लोग थोड़ा सा रिसर्च करें. पहली बार आर्टिफिशियल रेन कहाँ कराया गया, अभी आर्टिफिशियल रेन किन एरियाज में वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल रेन का केमिस्ट्री क्या है. व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड आर्टिफिशियल रेन? आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट एटलीस्ट शॉर्ट नोट ऑन इट. और आप में से कुछ बच्चे, मैंने आपको बताया ना कि हमें ईयर के एंड में कुछ आईपीज रेडी करने होते हैं प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए. तो मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ बच्चे अपने लिए इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ले लें आर्टिफिशियल रेन का, जिसमें आपको 15 से 20 पेज की फाइल बनानी है. ओके, आर्टिफिशियल रेन टॉपिक पे. राइट, ये एक टॉपिक मैंने सजेस्ट कर दिया है. जितने लोग आर्टिफिशियल रेन खुद से रिसीव करेंगे वो मुझे अपना नाम बता देंगे. ओके, क्लास 12 की इन्वेस्टिगेटरी फाइल है यह. आर्टिफिशियल रेन बहुत अच्छा टॉपिक है. ओके, अभी एक टॉपिक मैंने दिया है, बाकी समय के साथ देंगे. विधि, मैं चाहता हूं बेटा इस टॉपिक को आप नोट जरूर कर लें. आप सिलेक्ट करें इसको अपने लिए या ना करें, मगर नोट कर लें एक जगह पे कि एक टॉपिक मैं दे चुका हूं 12 के आईपी के लिए. ठीक है, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड. It is possible to cause artificial rain by throwing electrified sand or spraying a salt carrying charge opposite to the one on the clouds from an aeroplane. Okay, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रेन, चाइना आर्टिफिशियल रेन का काफी हेल्प ले रहा है इस समय. ध्यान रखिएगा, इस पे वर्ल्ड लेवल की स्टडी करिए आप लोग, और इसके फायदे और नुकसान क्या है जरा इस पे भी अगर काम हो सके, जो लोग इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो जरूर काम करेंगे इस पे. फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स के नाम पर जैसे हमारे पास मिल्क है, बटर है, हलवा है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूसेस, all are colloidal solutions in the one form or the other. Next is blood. Students, I think recording pause हो गया था blood के पास से, so let me complete it once again. Blood ये colloidal solution है, और इसमें हमने आपको बताया कि cytic action of alum. आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में सर्च करके आंसर दें. सॉइल के बारे में बात करें तो फर्टाइल सॉइल्स कोलाइडल नेचर की होती हैं. ह्यूमस वहां पर इकट्ठा हो जाता है. ह्यूमस इज डेड एंड डिकेड मैटर ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. काफी प्रोडक्टिव होता है, काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है. ऑन अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर सॉइल्स अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल्स एज वेल. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की अगर हम बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आपको बता रहा था कि इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा है, एंड अगर आप सर्च करें तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी इसका काफी अच्छा रैंक हो सकता है, टॉप. राइट, सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसे हम जानते हैं. रिवर वाटर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले. रिवर वाटर क्या होता है, उसमें सैंड के पार्टिकल्स पड़े होते हैं, और सैंड के पार्टिकल्स, हाँ, क्ले के पार्टिकल और सैंड के पार्टिकल में अंतर है. सैंड जो है वो सस्पेंशन की साइज रेंज में आ जाता है, और जो क्ले का पार्टिकल है वो कोलाइड की पार्टिकल रेंज में आ जाता है. तो रिवर वाटर कोलाइडल पार्टिकल है क्ले का, कोलाइडल सॉल्यूशन है क्ले का. सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, और वहां पर उनका when river meets the sea, the electrolyte present in the sea starts the coagulation of this water. right, और इसकी वजह से बहुत तेजी से क्या होता है, रिवर का सारा जो क्ले है वो बैठने लगता है, उसका कोगुलेशन होने लगता है. और जब वो डिपॉजिट होगा किसी जगह पर, बहुत सारा बड़े अमाउंट पे डिपॉजिशन होगा, तो बेटा द रिजल्ट इज के वहां पर आपका मतलब बाउंसेस हो जाएंगे, बाउंसेस बनने लगेंगे जमीन में. अनइवन लैंड हो जाएगी, और जब अनइवन लैंड हो जाएगी तो ऊंचे एरियाज में पानी कम जाएगा और अगल बगल वाटर स्प्लिट होगा. इस वजह से डेल्टा बनते हैं. राइट, सो किसी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट से पूछिएगा.
पूछेगा नहीं, बता दीजिएगा ना, मतलब नॉट टू ह्यूमिलिएट एनीवन कि हाउ डेल्टा इज फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड की बात करें, कोलाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। Following are some examples. For example, electrical precipitation of smoke. Okay. इंडस्ट्रीज में जिनमें बड़ी बड़ी चिमनीज होती हैं और बहुत सारा स्मोक रिलीज होता है, वहां पर हम लोग एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक कराते हैं। लेट्स स्टडी इट। Smoke is a colloidal solution of soil particles such as carbon, arsenic, dust, etc. in air. The smoke before it comes out of the chimney is led through the chamber containing plates having a large opposite charge that carried by the smoke particle. Okay, और वहां पर ये ज्यादातर colloid particles attract हो जाएंगे। इससे क्या होता है, the particles on coming in contact with these plates lose their charge and get precipitated, वहीं पर precipitate हो जाते हैं। The particles thus settle down on the floor of the chamber, और इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर को हम पॉल्यूट होने से बचा लेते हैं। आपको बता दें, कॉट्रेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, इस वजह से इसको कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम प्योरिफिकेशन की बात करें तो कैसे करते हैं प्योरीफाई? Water obtained from the natural resources often contains suspended impurities. आप हैंड पाइप से या फिर कुएं से या फिर नदी से पानी लेके आते हैं तो उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, तो आप एलम ऐड कर देते हैं, राइट, जो लोडिंग का प्रोसेस कहलाता है, और फिर सेडिमेंटेशन काफी फास्ट हो जाता है। क्यों? सस्पेंडेड पार्टिकल कोगुलेट कर जाते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल तो मान लीजिए टाइम के साथ भी कोगुलेट कर जाएंगे, मगर जब आप लोडिंग कर देते हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो कुछ पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल साइज रेंज के हैं, जो आमतौर पर सेटल ना होते, वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। इतना बात समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। मेडिसिन, बेटा जितनी दवाएं आप खाते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, एर्गिरोल इज अ सिल्वर सॉल, ओके, यूज्ड एज एन आई लोशन। आंखों में लोशन की तरीके यूज किया जाता है एर्गिरोल का, ये सिल्वर का लोशन है, राइट, सिल्वर का सॉल है। कोलाइडल एंटीमनी इज यूज्ड इन क्योरिंग काला अजर। काला अजर बीमारी आप लोगों ने पढ़ी है ना बायोलॉजी में। कोलाइडल गोल्ड इज यूज्ड इन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कोलाइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो मसल्स के बीच में लगाया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, एंटासिड की तरीके यूज करते हैं। एक इमल्शन है जिसको हम स्टमक डिसऑर्डर में ना एंटासिड की तरीके एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। कोलाइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। मैं फिर आपको बता चुका हूँ, शुरू वाला सेंटेंस याद करिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको सरफेस केमिस्ट्री में? बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से ही तो इनमें कोलाइडल पार्टिकल्स आ रही हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अगर आप 1 by 1 by 1 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम वाला एक पार्टिकल ले लें जिसका सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके 10⁻12 पार्टिकल कर दीजिए तो करीब 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। और इसी वजह से वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं एज अ सरफेस एजेंट। फर्दर हम लोग देखें तो यहाँ पर टैनिंग का प्रोसेस है। टैनिंग क्या होता है बेटा? टैनरीज, जैसे मिर्जा टैनरी हमारे उन्नाव में पाई जाती है, राइट। टैनरी वो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लेदर की स्किन से मतलब जैसे चमड़ा है, एक भैंस की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक बफलो की डेथ हो जाती है, तो उसकी स्किन निकाली जाएगी, उस स्किन में हेयर्स हैं और बहुत सारी दूसरी गंदगियां हैं, मगर जो शूज आप पहनते हैं उसी के बने हुए, उनमें तो हेयर्स नहीं होते हैं, तो टैनिंग कराई जाती है। हाइड का, एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर व्हेन अ हाइड व्हिच हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सोक्ड इन द टैनिन which contains negatively charged colloidal particles, mutual coagulation takes place. This results in the hardening of leather. This process is termed as tanning. Okay, please, very important term, tanning. Chromium salts are also used in place of tannin. Tannin एक chemical substance है, उसके ऊपर अगर आपके पास tannin available नहीं है तो आप chromium salt use कर सकते हैं। आगे चले, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर द प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग इमल्शन ऑन द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड आर यूज्ड इन द व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। नाउअडेज दिस टेक्निक इज नॉट यूज्ड ऑल्दो, ओके।
जेलाटिन ओवर ग्लास प्लेट जिसमें लगा दिया जाता है, और ये सेलुलॉइड नेचर का, सेलुलॉइड फिल्म भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट इज रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में जो लैटेक्स है वो आपका कोलाइडल पार्टिकल है। रबर पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज, रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेटिंग लैटेक्स, ठीक है। लैटेक्स इज नेचुरली फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड पॉलीमर है। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जितने पेंट्स हैं, इंक हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं, रबर, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट एटसेट्रा, ऑल दीज आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस। और इसमें दो तरीके की बातें हो सकती हैं। अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप आराम से जो भी टर्म आपको नहीं आते हैं आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यूट्यूब चैनल की हेल्प से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप जो टर्म्स जो भी आपको ना है उसको गूगल जरूर कर लीजिए। किसी भी शब्द को बिना समझे, किसी भी वर्ड को बिना समझे इस चैप्टर को ओवर मत करिएगा। और चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमटीजी पब्लिकेशन की एनसीईआरटी एट फिंगर टिप, इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 12th और जेईई मेंस या नीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज ओके। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।